नमस्कार साथियों, अभी अभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक विज्ञापन निकल कर के आई है, जो है विज्ञापन संख्या 13/2023। इसमें हम जानेंगे कि क्या कहा है उन्होंने। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन के बारे में यह नोटिस जारी हुई है। दिनांक आप देख पा रहे हैं 19/7/2023 है, यानी आज के ही दिन। तो इसमें कहा गया है कि झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में स्नातक एवं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2000 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 8 अगस्त से दिनांक 7 सितंबर 2023 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाएंगे। इसकी विस्तृत जानकारी आपके इसके वेबसाइट www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है। इसके बाद हम आपके अभी दिखाएंगे विवरणिका। विवरणिका का मतलब हम लोग वो जो डिटेल होती है ना, वो बात समझें। तो अभी ये एक सिर्फ नोटिस है, अभी मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप जान पाएंगे कि क्या उसकी योग्यता है, कितनी आयु रखी गई है, सैलरी क्या है, विभिन्न बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी बस इतना ही इसमें इसके माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक फॉर्म आ चुकी है और ये फॉर्म किसके लिए है वो सभी बातें मैं विस्तार से आपको बताऊँगा। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आप यही याद रखें कि ये सब तो सभी जानते हैं कि फॉर्म कब तक हस्ताक्षर अपलोड करना है, प्रिंट आउट लेना है। ये सभी बातों को मैं बोल करके आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। तो आप विवरणिका को देखें। तो आपने थोड़ी देर पहले नोटिस को देखा था, अब आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्राउचर कहते हैं और इसको विवरणिका भी। विवरणिका का मतलब जिसमें विवरण दिया गया हो। तो चलिए विवरण को जानते हैं और जो इम्पोर्टेंट किसी बातें हैं सिर्फ उसी को हम जानेंगे। तो सबसे पहले विज्ञापन संख्या जो दी हुई है, इस विज्ञापन को आप ये समझें कि ये एक वैकेंसी आई है झारखंड में, जिसे हम JTPT-CCE 2023 के नाम से जानेंगे। और ये वैकेंसी आ चुकी है, जिसका नोटिस हमने आपको बताया। मैं इस सब पर ध्यान नहीं दूंगा, आप सीधा देखिए। इसमें जो मेन मुद्दे मैं वो आपको बताना चाहूँगा, आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसमें फ़ीस जो रखा गया है वो 100 रुपये रखा गया है। फीस क्या रखा गया है? 100 रुपये रखा गया है। SC/ST के उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये रखे गए हैं। ध्यान से समझेंगे, जनरल के लिए 100 रुपये, ST/SC उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये। आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जिलावार ये दिया गया है आरक्षित पद। तो किसके लिए? पारा शिक्षकों के लिए जो रिजर्व किए गए हैं सीट, वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। मैं आपको ये नहीं, इतना डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप अपने ज़िले का रोकें, मैं आपको लिंक दे दूंगा और मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं PDF को डाल दूंगा। अगर दिक्कत है तो आप वहां से इसको डिटेल में पढ़ें। ये सरायकेला खरसावां का है, आप इसे देख लें। इसके बाद देखिए आप लातेहार, गोड्डा, बोकारो। तो जो विद्यार्थी जिस ज़िले से संबंधित हैं, अपने ज़िले वाले उसको रोकें और देखें। दुमका, इसके बाद गुमला, जामताड़ा, रामगढ़, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, पलामू, कोडरमा, हजारीबाग। मैं देवघर का बताऊंगा क्योंकि मैं देवघर से हूं और मेरे यहाँ के स्टूडेंट भी बहुत सारे, तो मैं देवघर का ही बताऊंगा। चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पर कुल जनरल के लिए सीट रखा गया है 126। टोटल सीट कितनी है? तो टोटल सीट है देवघर जिला में 312 और 312 में 126 सीट जनरल के लिए है और SC के लिए 37 सीट और इसके बाद ST के लिए, ठीक है, ये ST है अनुसूचित जनजाति, ST के लिए, और ये SC के लिए 37 सीट। पिछड़े वर्ग जो BC1 में आते हैं उसके लिए 47, BC2 के लिए 34 और जो EBC में आते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर उसके लिए 31। ठीक है,
इसके अतिरिक्त 6 सीटें, इस कुल मिलाकर के जो जितनी सीटें उसमें कुल 6 सीटें महिला के लिए रिजर्व है। उसमें भी विवरण दिया हुआ है। महिलाओं में जो आएगा एसटी उसको 2 सीटें रिजर्व है, एससी के लिए 2 सीटें, BC1 के लिए 1 सीट और BC2 के लिए 2 सीट और आर्थिक रूप से यानी EBC के लिए 1 सीट रिजर्व है महिला के लिए। खेलकूद कोटा में 6 सीट देवघर जिले से रिजर्व है और दृष्टिबाधितों के लिए 3 सीट है, श्रवण बाधितों के लिए 3 सीट है और चलन बाधितों के लिए जो दिव्यांग उनके लिए 3 सीट है और बौद्धिक या बहुनिशक्तता के लिए जिसमें मल्टीपल हो उसके लिए 3 सीटें रिजर्व है। अब आगे मैं बात करूंगा दूसरे मुद्दों की। ये आपने जाना सभी अपने अपने जिले के, देखिए मैं वीडियो को धीरे धीरे पार कर रहा हूँ, आप रोक करके देख सकते हैं अपने अपने जिले का, ठीक है। तो चलिए इसको मैं पार करके देखता हूँ और कुछ है। अब देखिए वो जो ऊपर वाला आपने देखा, ये जो सीटें जो ये सब देखी आपने, ये पारा शिक्षक के लिए था। किसके लिए था? पारा शिक्षक के लिए, फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं था, ये पारा शिक्षक के लिए था। मैं यहाँ आपको फिर से इंगित करना चाहूँगा, ये पारा शिक्षक के लिए था। अब आप जो देखेंगे वो गैर पारा शिक्षक यानी जनरल वाले के लिए। तो जनरल वाले के लिए फिर मैं आपको लेके चलता हूँ देवघर जिला में, ताकि आप अपने अपने जिला को देख पाएँ। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही जिला का कवर करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर होने लगेंगे और वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। चलिए ये है देवघर जिला। तो यहाँ पर देखिए कुल 315 सीटें हैं, देख पा रहे हैं आप, कुल 15 सीटें हैं, 315 सीटें हैं जनरल के लिए। तो कुल मिला जुला करके आप देख पा रहे होंगे जितना पारा शिक्षकों के लिए रखा गया था उतना ही जनरल के लिए रखा गया था। तो इस तरह हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि 50% आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर आप पॉइंट नोट करेंगे कि 50% आरक्षण पारा शिक्षकों के लिए और 50% फ्रेश कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, जो पारा शिक्षक नहीं है उनके लिए है। तो शुरू में जो आपने देखा वो 1 to 5 के लिए था। तो हमने देखिए किस कैटेगरी टाइप में आपको बताने का प्रयास किया, हमने 1 to 5 को बताया पारा और नॉन पारा, ठीक है, इस रूप में आपको रिक्तियां बताई। अब आप देख पा रहे होंगे ये 6 to 8 के लिए, सामने जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जो विवरण दिया हुआ है, ये 6 to 8 के लिए है और ये भी है पारा शिक्षकों के लिए। तो कुल मिला के 115 सीटें हैं। अब हम देखेंगे क्या इसमें भी पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए गैर पारा शिक्षकों के लिए देवघर जिला में पारा शिक्षकों के लिए 115 सीट था, तो देवघर जिला में देखिए गैर पारा शिक्षकों के लिए 122 सीट है। तो इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 to 8 के लिए ये बात हो रही है, 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए आपने देखा पारा शिक्षकों के लिए 115 सीट, जबकि गैर पारा शिक्षकों के लिए, नॉन पारा टीचर के लिए 122 सीट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 50% का लगभग मान के चलिए आरक्षण यहाँ पर भी दिया गया है। तो रिक्तियों के बारे में तो आपने जान ही लिया, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या है। रिक्तियों पर अगर चर्चा बहुत हो गई, अब रिक्तियों को छोड़िए। यहाँ देखिए क्या कहा है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, यानी सीट जो है वो कम भी हो सकता है और सीट बढ़ भी सकता है, ये बात कही है। दूसरी टिप्पणी इन्होंने ये कही है कि अनुसूचित जनजाति के विज्ञप्ति रिक्ति में 2% रिक्तियां आदिम जनजाति के लिए है। देखिए ST SC तो होती है, लेकिन कुछ जनजातियां आदिम जनजाति हैं, उनको आरक्षण 2% अतिरिक्त दिया गया, यानी कि जो ST का वैकेंसी, जो ST का सीट है उसके अंतर्गत 2% आदिम जनजाति के लिए है, ठीक है। आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवार नहीं अगर आए तो वो वाली जो रिक्ति है वो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। कहने का मतलब यदि SC के लिए 35 सीट है तो इसमें 2% अगर आप देखें तो जो भी आपको मान लीजिए कि आप मान के चलिए कि 7 सीट आया, कहने का मतलब 20% हो जाता है ये, या मान लीजिए इसमें से 2 सीट आदिम जनजाति के लिए है और 2 सीट भी आदिम जनजाति नहीं आए तो इसका जो खाली जगह बचेगा वो ST कैंडिडेट द्वारा भर लिया जाएगा। अब यहाँ ये कहता है परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व जितने भी कैंडिडेट है वो सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी शर्तों को पूरा किया है
और परीक्षा में बैठने का मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब हो गई, प्रवेश पत्र निर्गत भी हो गया तो इसका भी मतलब ये ना माने कि आपकी जॉब हो गई। आप पूरी चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे, मुख्य परीक्षा में गुजरेंगे, है ना, और उसके बाद सभी संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और सारी चीज़ आपका सही प्रस्तुत किया गया, आपने कोई भी गड़बड़ी नहीं किया, तभी आपकी जॉब होगी। और कहीं पर भी गड़बड़ी पाई गई तो आपकी कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी। ये बात इन्होंने साफ साफ लिख दी है। अब यहाँ देख लीजिए कि क्या कहा है। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो ज़्यादा ध्यान देना ही चाहिए हमें, और इसी को भरने में हम सभी गलतियाँ कर देते हैं। तो ऐसा गलती ना करें, तो इसको ज़रा ध्यान से देखें कि क्या क्या यहाँ पर हम देख पाएंगे। पदनाम देखेंगे, वेतनमान देखेंगे और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ कहा है कि 1 to 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु, यानी 1 to 5 के लिए, किसके लिए, 1 to 5 के लिए आपको इंटर चाहिए कम से कम, और इंटर के साथ ट्रेनिंग चाहिए। इस इंटर के साथ क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, जिसे हम द्विवर्षीय डिप्लोमा कह सकते हैं, जिसे डीएलएड के नाम से जानते हैं, या आपको बीएड भी होना चाहिए। दूसरी, अगर ये नहीं है, आप इंटर भी नहीं किए हैं और ट्रेनिंग भी नहीं किए हैं, तो आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 10+2 अगर आपने पास किया है तो कम से कम आपको 50% है क्या। अगर 50% आपके पास है, या आपने कोई साथ में आपने कोई 2 वर्षीय डिप्लोमा या डीएलएड या बीएड या कुछ भी किया जो 2 साल का है, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद कहा है कि कम से कम 50 पर तो नहीं है तो कोई बात नहीं, 45 है क्या। अगर 45 है और साथ में आपने द्विवर्षीय कोर्स किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर ये भी नहीं है तो क्या आपने 50% अंकों के प्रश्नों के प्रतिशत अंकों के साथ 10+2 किया है, या आपने 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा किया है क्या। अगर आपने ऐसा किया है तो भी भर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो क्या आपने 50% अंकों के साथ 10+2 और विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया क्या, तो भी आप भर सकते हैं। अगर आपका ये भी नहीं है और अगर आपने स्नातक किया है और द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे बीएड हो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपने क्या कुल मिला के समझा, आपने कुल मिलाकर यही समझा कि इंटर है और ट्रेनिंग है, बस कुल मिला के तो यही बात हो रही है, या ग्रेजुएशन है या ट्रेनिंग है। लेकिन बीएड वालों के लिए अगर 1 to 5 में आप भरते हैं, तो अगर आप मतलब सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आपको 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स पास करना होगा। अगर आप नहीं पास किए तो आपके पर विचार किया जाएगा या आपको हटा दिया जाएगा। 6 महीना का एक कोर्स है, 2 साल के अंदर आपको पास करना होगा। ये तो सभी जान गए। चलिए एक देखिए सबसे बड़ी सूचना जो यहाँ पर झटका देने वाला है, वो कह रहा है कि ये जो फॉर्म है वो 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी, लेकिन किसके लिए, जिन्होंने जेटेट पास किया हो। तो ये किसके लिए वैकेंसी, जेटेट पास वालों के लिए, फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं है। फिर से ध्यान से समझिएगा, यह वैकेंसी जेटेट पास जिसमें उत्तीर्ण हो, देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा निरूपित सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण होना ही चाहिए। ऊपर के जो कैटेगरीज है वो तो आपको करने ही करने हैं, साथ ही आपको झारखंड टेट पास भी करना, यदि हैं तभी आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते हैं। तो आप कुल मिला के आप समझ गए कि किसके लिए फॉर्म है, किसके लिए नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 के लिए आप समझ गए कि बीएड चाहिए, और बीएड चाहिए और साथ में आपको क्या चाहिए, ट्रेनिंग मतलब ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड चाहिए, बस इतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए कम्बिनेशन दिया हुआ वर्ष जो सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए कह रहा है कि ये जो सब्जेक्ट नीचे दिए हुए हैं इनमें कम से कम 3 सब्जेक्ट चुनना होगा आपको।
चाहे आपने गणित हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या प्राणी विज्ञान हो, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें से 3 ठो आपको निम्नलिखित में से न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या विज्ञान स्नातक, ये नहीं कहा है। ये कहा है कि कम से कम इस जो जहाँ जितना चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि विज्ञान, इसके बाद गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, इसमें आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये बात कही है। मैं पहले वाले बात को बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान है, तो यहाँ जो लिस्ट दिए हुए हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और लेखा शास्त्र, व्यापार शास्त्र में आपको कम से कम 3 साल का ग्रेजुएशन करना चाहिए। सैलरी इसकी दी हुई है 29,200 से लेकर के 92,300 तक। साथ ही एक बात और इन्होंने क्लियर कर दी है कि 6 to 8 के यदि टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको झारखंड टेट 6 to 8 वाला पास होना जरूरी है। तो यहाँ से कुल मिलाकर हमने क्या समझा कि सीटेट को मान्यता नहीं मिली है, सीटेट को मान्यता नहीं मिली है। ये कोई टेट का फॉर्म नहीं है, यह एक वैकेंसी का फॉर्म है। अब ये बात को भी आप जान लीजिए कि हमें शैक्षणिक योग्यता की जो जांच होगी कब तक होनी चाहिए। तो जो लास्ट डेट दिया गया है फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट दिया गया है उस तारीख तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद होने चाहिए। अब कहा कि अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षा शास्त्र परीक्षा उत्तीर्ण है उसी विषय में आपको राज्य स्तरीय मेगा सूची के आधार पर सहायक आचार्य की नियुक्ति के पात्र होंगे। कहने का मतलब यदि किसी ने विषय समूह 8 से पास किया है झारखंड टेट, तो उसे आर्ट्स के ही मतलब नौकरी के लिए उसी का राज्य स्तरीय मेगा सूची बनेगी। यदि आपने पास किया है 6 to 8 का पास किया है किसके लिए, आर्ट्स के लिए, तो आप साइंस के लिए नहीं भर सकते हैं। ये बात इन्होंने क्लियर कर दी है। एक बात और जो मैंने पहले ही क्लियर की है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% सीट झारखंड परियोजना शिक्षा परिषद द्वारा किसके लिए, पारा शिक्षकों के लिए ये कर दी है, रिजर्व कर दी है। लेकिन किन के लिए, जो 2 वर्षों से कम सेवा दे रहे हों। अगर 2 वर्षों से कम समय में सेवा दे रहे हो तो फिर उनके लिए दिक्कत है। अब थोड़ा उम्र के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। किस आधार पर की जाएगी, तो देखिए न्यूनतम आपको देखा जाएगा उम्र की गणना संदर्भ हेतु तिथि 1 अगस्त 2023। अधिकतम के लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए 1 अगस्त 2019। कम से कम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। जनरल के लिए कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम तो सबके लिए 21 वर्ष ही चाहिए, अधिकतम को समझिए। अधिकतम में जनरल के लिए 40 वर्ष, जनरल के लिए 40 वर्ष, और जो BC1 है तो BC1 के लिए 42 इयर्स। महिला जो कि BC1 में आती है उसके लिए, मतलब महिला अगर किसी भी कैटेगरी में आती है, अब यही समझ लीजिए जनरल भी है और सभी भी है, तो महिला अगर किसी भी कैटेगरी में आती है उसके लिए 43 इयर्स दिया गया है। एज को यहाँ पर बढ़ाया गया है क्योंकि बहुत दिनों से बहाली नहीं हुई थी। तो आपने देखा पुरुष के लिए जनरल में 40 वर्ष और महिला के लिए किसी भी हो उसमें 43 इयर्स, BC1 और BC2 के लिए 42 इयर्स, और इसके बाद SC के लिए 45 इयर्स और ST के लिए भी 45 इयर्स ये दिया गया है। इसके बाद कहा कि अगर कोई निःशक्त अभ्यर्थी हैं तो उनकी आयु में अतिरिक्त छूट 5 वर्षों की दी जाएगी, लेकिन ये तभी होगा जब आप जो सर्टिफिकेट है निःशक्तता प्रमाण पत्र वो कम से कम 40% के साथ होने चाहिए।
अब पारा शिक्षकों के उम्र की गणना क्या होगी? तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्षों की हो गई है एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो को संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी, जो अधिकतम उम्र है 58 वर्ष तक। तो देखिए अधिकतर वहाँ जनरल में हमने देखा था 45 वर्ष तक ST SC के लिए था, लेकिन इसमें तो 58 वर्ष तक के लिए दिया गया है। इसके लिए एक बात और कही है कि इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी। किसके लिए? निःशक्त व्यक्तियों के लिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए स्क्राइब क्या होते हैं। जो लिख नहीं पाते हैं उनके लिए अलग से कैंडिडेट दिया जाता है जो उसके बदले में लिखते हैं, उसी को कहते हैं स्क्राइब। चलिए आगे देखते हैं कुछ और मुख्य बातें हैं क्या। आरक्षण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि इसे जानना ही चाहिए हमें। तो आरक्षण के बारे में यहाँ कहा है कि आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब अगर आप SC कैंडिडेट हैं या कोई भी है लेकिन आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो आप जनरल समझे जाएंगे। अब एक और बात कि यदि आरक्षण का आपने दावा कर दिया तो आपसे मांगा जाएगा निवासी प्रमाण पत्र, जो कि अनुमंडलीय पदाधिकारी तक का होना चाहिए। कम से कम इतना होना चाहिए, अंचल का नहीं चलेगा, यानी SDO तक का चाहिए। अगर एक बात और कही है इन्होंने कि ये 2016 के तक का है, 16 का है तो आपको SDO तक का चाहिए, लेकिन अगर आपका 19 का है, 19 और 19 के बाद का है तो आपका CO तक का भी चलेगा। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में कहा है कि ये अनुमंडल पदाधिकारी तक का होना चाहिए। जिला का है तो अति उत्तम है भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए और डिटेल आगे पढ़ लीजिएगा आराम से आप लोग, मैं इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ। ये देखिए यहाँ क्या कहा इन्होंने, सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 9 तक अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये सब मान्य नहीं होगा। यानी कि जो कहा गया है उसी के हिसाब से आप सर्टिफिकेट बनवा लें, अन्यथा आपकी बातों को नहीं माना जाएगा। इसके बाद यदि नाम है तो नाम का जो स्पेलिंग है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में जो लिखा है उसी प्रकार का स्पेलिंग होना चाहिए जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। ऐसा नहीं कि उसमें कर दिया है अलग। अब हम थोड़ा मुख्य तिथियों को जान लेते हैं। रजिस्टर करने का यानी रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उसका करने का और डिटेल भरने का डेट है 8 अगस्त 2023 से 7 सितंबर 2023 मध्यरात्रि तक। परीक्षा भुगतान करने के लिए 9 यानी 2 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है। 7 तारीख तक आप फॉर्म भर लीजिए, 2 दिन आपको पेमेंट करने के लिए मिलेगा। इसके बाद फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 11 तारीख तक का आपको समय दिया गया है। फिर यहाँ कहा है कि 13/9 से 15/9 तक ऑनलाइन पत्र में जो अशुद्धियाँ हुई है उसमें सुधार करने के लिए आपको मौका मिलेगा, लेकिन हर जगह आप सुधार नहीं कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहीं पर ही आप सुधार कर सकते हैं। चलिए एक बात और कही है इन्होंने कि परीक्षा का जो प्रारूप होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि ये आप जो पेन पेपर वाला है वो नहीं होगा, अब नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अलग अलग डेट में होने की संभावना है। क्योंकि जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है ना तो अलग अलग डेट में होता है, ऐसा देखा गया है। परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम देखेंगे। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी,
जिसको बोलेंगे मेन एग्जाम। इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय MCQ के रूप में रहेंगे। सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ कह रहा है, ये देखिए, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे और परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। तो अब देखिए कौन कौन पाली में ली जाएगी। तो यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट पेपर में आपको सब्जेक्ट पेपर चुनना है। फर्स्ट पेपर में क्या करना है, सब्जेक्ट चुनना है या आपकी मातृभाषा, इनमें से कोई एक चुन लेनी है। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट हिंदी चुनता है तो हिंदी के उसे 100 प्रश्न मिलेंगे और 100 अंक है, अवधि है 2 घंटे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये सिर्फ पास करने के लिए एक अर्हत परीक्षा है, इसका मेघा सूची में नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। पेपर टू में यहाँ जो भाषा दी गई है, अगर कोई हिंदी चुनता है तो दोबारा कोई हिंदी नहीं चुन सकता है, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं कि इसमें भी हिंदी चुन ली और इसमें भी हिंदी, ऐसा नहीं, आप इनमें से कोई एक और भाषा चुन सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपर्गनीय, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं। तो मान लीजिए किसी ने हिंदी चुना और वो दूसरा एक अंग्रेजी चुन लेता है तो उसके भी 100 प्रश्न होंगे, 100 पूर्णांक का, समय 2 घंटे की। ये सिर्फ पासिंग है, लेकिन इसे पास होना जरूरी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपको, और ये बहुत ही मुख्य है। ये कहा गया है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी 50-50 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान 75 प्रश्न 75 नंबर के, गणित और विज्ञान के 75 प्रश्न 75 नंबर के, यानी कुल मिला के 3 प्रश्न पेपर हो गए आपके। तो यहाँ पर देख लीजिए तो टोटल कितने का हो गया, टोटल हो गया आपका, इधर हो गया कितना 200, 75 150 और 50 कितने हुए 200, और इधर देखिए यहाँ 100 कितने हुआ 300। इधर आपको इसके नंबर जुड़ेंगे, पेपर 2 और पेपर 3 के नंबर जुड़ेंगे। पेपर 1 का 100 सिर्फ अर्हक है, ये क्या है अर्हक है, इसका नहीं जुड़ेगा। पेपर 2 का और पेपर 3 का नंबर जुड़ेगा। तो यानी आपकी परीक्षा कुल मिलाकर जो मार्कशीट मार्क बनाने वाली है वो 300 की है और एक एक्स्ट्रा है जो पासिंग के लिए है। अब ये कह रहा है कि जो पेपर 1 है उसमें कम से कम आपको 30% लाना होगा। अगर 30% नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट अघोषित किया जाएगा, उसको मतलब वहीं पर ही फेल माना जाएगा। इसके बाद ये मेगा सूची में नहीं जुड़ेगा पेपर 1 का। लेकिन पेपर 2 और 3 जो कि आपको हमने बताया 300 नंबर के कुल मिला के ये प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके प्रश्न के नंबर मेगा सूची में जुड़ेंगे। फिर एक बात और कह रही है कि जो कठिनाई का स्तर है वो 10+2 तक जा सकता है। कठिनाई का स्तर क्या होगा 10+2 तक जा सकता है। बेस्ट बुक क्या है, तो झारखंड सरकार की जो बुक चलती है वो बेस्ट बुक है। सामान्य ज्ञान के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, ये सभी जानते हैं। सामान्य ज्ञान में कि क्या पूछा जाए, सामान्य विज्ञान में क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाएगा। मैथ में आपका मैथ का सिलेबस है, आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा, झारखंड टेट का दिया होगा, आपको पता ही होगा। इसमें मैट्रिक स्तर तक का बोला है मैथ। फिर यहाँ पर एक बात और कह रही है, ये रीजनिंग की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, रीजनिंग की। तो आपसे रीजनिंग का भी पूछा जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर से भी आपसे प्रश्न आएंगे। फिर खेल कूद झारखंड से संबंधित यानी जिसको झारखंड जीके बोलते हैं उससे प्रश्न आएंगे। और जो 6 to 8 के कैंडिडेट हैं उसका कठिनाई का स्तर स्नातक स्तर तक का जा सकता है। चलिए, ये आपको जानने लायक है, इसे जानना चाहिए कि यदि कोई जनरल का कैंडिडेट है या EWS का है तो उसे पास होने के लिए मेघा सूची में जाने के लिए कम से कम 40% नंबर चाहिए। ST SC के कैंडिडेट को और महिला को 32% चाहिए।
मेगा सूची में आने के लिए। इसके बाद BC1 को 34%, BC2 को 36.5% और आदिम जनजाति को 30% चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये ना समझें कि 40% ले आए तो आपका मेगा सूची बन गया। अरे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाने हैं, ये तो कम से कम है। फिर है जब प्रमाण पत्रों की जांच होगी, फिर नियुक्ति का जो अपना प्रक्रिया है वो करेंगे। यहाँ पर दिया है पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं अपने सर्टिफिकेट। आपने परीक्षा दिया, आपको लगता कि मेरा ज़्यादा नंबर आना चाहिए, मेरा नंबर कम कर दिया और या आपने कुछ पा लिया, तो आप पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 500 रुपये का फिर से फीस देना होगा। अब यहाँ एक बात और कह रहा है कि आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, आप वेबसाइट पर से जाकर के जो आयोग की वेबसाइट है उसी में से डाउनलोड कर पाएंगे। आप अगर कहेंगे हमको नहीं भेजा गया तो नहीं। अगर आपने प्रवेश पत्र मिला, ऑनलाइन डाउनलोड किया और फोटो हस्ताक्षर नहीं मिल रहा है, कोई गड़बड़ी है, तो उसमें अपना बढ़िया से जब फॉर्म डाले हों तो सबमिट करने पहले बढ़िया से मिला लें फ़ोटो सिग्नेचर सही है कि नहीं, और नहीं तो फिर आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है कि एडमिट कार्ड, अब ये सब अभी मामूली बातें आप निकल गए, आप समझ सकते होंगे, ये सब कोई वही बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि यहाँ पर कौन सा पढ़ना है आपको, यदि कोई कोड रखना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर सारा दिया गया। मैं आपको ये PDF अपने ग्रुप में डाल दूंगा, अपना देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब सारा दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर हमने सारी बातों को आपके सामने रखा, आप अच्छे से समझें। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने नहीं किए तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि अगला नोटिफिकेशन जब भी मैं लेकर के आऊँ तो आपको टाइम पर मिलता रहे। और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक करें। और हमारे यहाँ क्लासेस चलते हैं, आप हमारा क्लासेस देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का हम देते हैं और भी अभी कल क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए इसी तरह के वीडियो के लिए, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।